Dear students, today we are going to read part 3rd of the lesson Respiration in Organisms. It is 10th chapter of the 7th class science textbook. Hope that you have watched part 1 and part 2 of the videos. Part 1 deals with respiration, types of respiration, and part 2 deals with breathing, which is also called external respiration. In part 2 we have read inhalation, exhalation, and breathing rate. Today we are going to study respiratory system of human beings and mechanism of breathing, that is how do we breathe. जैसा कि आपको मालूम है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने डिस्कस किया है. पार्ट 1 भी देखा होगा आपने, पार्ट 2 भी देखा होगा आपने, और पार्ट 3 में हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हाउ डू वी ब्रीथ. यानी कि अगर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को किसी न किसी यानी कि तरीके से एक सिस्टम की जरूरत है. अगर हमें पानी किसी जगह से लाना है तो पाइप्स की जरूरत पड़ती है, चलना होता है तो पैर और टांगों की जरूरत होती है, खाना होता है तो मुंह और इसके साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जरूरत होती है. इसी तरह हमने कहा जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें से हमें ऑक्सीजन इन लेना है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है. तो इसके लिए एक सिस्टम होता है तमाम जानवर एनिमल्स में और जानवरों में, लेकिन हम पर्टिकुलरली उस सिस्टम की बात करेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसानों के साथ वाबस्ता है. अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम यही है, ये ऑक्सीजन को इनहेल करे, अंदर ले ले ऑक्सीजन को एनवायरमेंट से और बाहर छोड़े लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में. इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन comprises of a pair of nostrils, nose, nasal passage, oral cavity, pharynx, trachea, windpipe, a pair of lungs, bronchi, bronchioles, alveoli, ribs, diaphragm. जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है उनमें से ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स, जो नोज होती है, इसमें से एक नथने होते हैं, एक साइड और दूसरा साइड. तो दो नथने होते हैं इस नाक में, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ वाबस्ता है. नेजल पैसेज जो नाक से ऊपर जाती है थोड़ा बहुत, तो उसको हम नेजल पैसेज कहते हैं. ओरल कैविटी जो मुंह में वो कैविटी होती है, मुंह में जो जगह होती है उसे ओरल कैविटी कहते हैं. इसमें इससे भी हम सांस लेते हैं, वो सांस छोड़ते भी है. फैरिंक्स थोड़ा बहुत जाएंगे इस गले पर, तो वहां से हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है, उसे फैरिंक्स कहते हैं. फिर ट्राइकी है, ये भी एक स्ट्रक्चर का नाम है. ट्राइकी को विंड पाइप भी कहते हैं. ए पेयर ऑफ लंग्स, जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं हमारे, दो होते हैं, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, वही दो होते हैं इंसान में लंग्स. तो लंग्स में हमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोलाई, और फिर रिबस और डायफ्राम. अगर हम इस पिक्चर की तरफ ध्यान देंगे, अगर हम यहां देखेंगे तो ये है यहाँ पर नेजल पैसेज, नेजल कैविटी है यहाँ पर, ये है यहाँ पर नोज, इन नोज के आगे आपको देखा होगा नॉस्ट्रल्स है. फिर यहां से जाते हैं तो यहां पर है ये बकल कैविटी यहां पर. फिर थोड़ा पीछे जाते हैं जहां तक हमें नजर मिलती है उधर, जब कोई मुंह खोलता है तो इधर आएगा फैरिंक्स. फैरिंक्स से फिर नीचे आता है लैरिंक्स. लैरिंक्स से अगर हम यहां जाएंगे तो ट्राइकी. ट्राइकी के बाद क्या आता है, एक है यहाँ लेफ्ट लंग और राइट लंग. जो ये ट्राइकी होता है ये एक विंड पाइप है, ये डिवाइड और रिडिवाइड होती है. पहले दो लंग्स में ये डिवाइड होती है, इन्हें ब्रोंकाई कहते हैं. ये राइट ब्रोंकाई है, ये लेफ्ट ब्रोंकाई है. फिर जो ये ब्रोंकाई है ये डिवाइड और रिडिवाइड होते हैं ब्रोंकियोलस में. तो अल्टीमेटली ये ब्रोंकियोलस में आगे एक एयर सैक होता है, उसे एल्वियोलाई कहते हैं. जो गैस एक्सचेंज होती है हमारी वो एल्वियोलाई पर ही होती है. एल्वियोलाई पर ही गैस एक्सचेंज हमारी होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन
इनहेल होता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, इधर खून के साथ मिलता है, फिर सेल्स में जाता है। तो एल्वियोलाई पर ही गैस एक्सचेंज होती है। इसके आगे यहाँ पर है डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसका काम क्या है। तो ये रहा इस रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। अगर हम यहाँ जाएंगे फिर देखेंगे पैसेज, यहाँ से हम नेजल केविटी से या यहाँ बकल केविटी से ऑक्सीजन को इनहेल कहते हैं, एयर को इनहेल कहते हैं, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को नहीं, एयर को इनहेल कहते हैं। यहाँ से फिर जब एयर पहुंचता है, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर फेरिक्स है, फेरिक्स से होता है ट्राइकी में, ट्राइकी में पहुंचा तो ट्राइकी को डिवाइड होता है दो, इधर ब्रोंकाई में, एक राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई, आयर वहां पर भी पहुंचता है। फिर ब्रोंकाई रिडिवाइड होता है ब्रोंकियोलस में, फिर वहां पर भी आयर पहुंचता है। ब्रोंकियोलस के आगे एक स्ट्रक्चर होता है, उसे एल्वियोलाई कहते हैं। तो इस सूर्य स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चेस्ट में होता है, इसे वो रिब केज होते हैं, रिब्स होते हैं। तो रिब्स यहाँ पर होते हैं इस स्ट्रक्चर को यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए रिब्स होते हैं। यहाँ से आगे वो बैग पर भी होती है, यानी कि जो बैकबोन है आपकी, वहां से वो कनेक्ट होती है, और आगे एक हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम होता है स्टर्नम, उस हड्डी में वो कनेक्ट होते हैं। तो रिब्स इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। असल गैस एक्सचेंज मैंने अभी भी कहा है वो होती है एल्वियोलाई पर। तो एल्वियोलाई में हाईली ये रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो वहां पर गैस एक्सचेंज होती है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एक्सेल होता है, और जो ऑक्सीजन रिच एयर होता है, ऑक्सीजन वो अंदर जाता है, खून के साथ मिलता है, फिर सेल्स में जाता है। जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी में आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बाल होते हैं, और म्यूकस भी होता है, उधर नेजल म्यूकस भी होता है। इन बालों और नेजल म्यूकस का मतलब यही है, ये म्यूकस जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। और जो छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर होता है हमारे नाक में, उसका काम होता है ये जो पोलन्स होते हैं, डस्ट होते हैं, उनको यहाँ जाने से वो रोकता है, यानी एल्वियोलाई में या ट्राइके में ना जाए, ताकि इन्फेक्शन हो, ताकि कोई इरिटेशन हो, तो वो उसको रुकाते हैं। यहाँ पर भी नेजल कैविटी एक फंक्शन तो ही एक हुई। दूसरी फंक्शन ये हुई कि जो टेम्परेचर होता है बाहर का वो कभी कभी कम होता है, वो जब हवा यहाँ आता है तो यहाँ से उसे ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर मिलता है, तो फिर आगे जाके यहाँ पहुंचता है हवा। अगर वो ऐसे ही सर्द हवा यहाँ पहुंचता तो इससे हमारा नुकसान होता। तो हम कभी कभी स्नीजिंग करते हैं, जो स्नीजिंग होती है, छींक आती है किसी को, तो जो हम मान लीजिए पोलन होता है, डस्ट होता है, वहां पर होता है, वो इरिटेशन करता है हमारी नेजल कैविटी में। जो हेयर्स होते हैं वो उस डस्ट को रोक के रखते हैं। जब इरिटेशन होती है तो हमें छींक आती है, छींक के साथ वो जो पोलन होता है, डस्ट होता है, वो भी बाहर निकलती है। यानी कि छींकने का एक फायदा भी है, और नेजल में जो म्यूकस होता है, वो हेयर होता है, वो उसका भी फायदा है। आगे जाके हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन कैसे होती है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, जिसे हम वेंटिलेशन भी कहते हैं, जिसे हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, तो ये कैसे होते हैं, यानी हम हवा जो ऑक्सीजन रिच एयर उन्हें उससे हम इनहेल कैसे करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है लंग्स में, उसे हम एक्सहेल कैसे करते हैं बाहर। पहले जो प्रोसेस है ब्रीथिंग में वो है इनहेलेशन, और जो बाद में जो प्रोसेस है एक वन ब्रेथ में, वन ब्रेथ इज इक्वल हमने पढ़ा है 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में कौन कौन प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्सहेलेशन में, यानी कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर लंग्स में होता है उसको आपको छोड़ना है बाहर, वो कैसे जाता है। पहले आपको देखना है जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है, इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। ये डायफ्राम है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है एट द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर है जो रिब्स होती है, बोन केज होते हैं, वो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है और हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में भी मदद करता है। हम इनहेलेशन प्रोसेस को अब डिस्कस करेंगे। इनहेलेशन में क्या होता है, एयर जो होता है, यहाँ पर आपने देखा है एयर जो होता है हमारा ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में, वो हमें अंदर लेना होता है। वो हम कहां से लेते हैं, वो हम नोज से भी लेते हैं, वो हम बकल कैविटी से भी लेते हैं। अल्टीमेटली वो ट्राइकिया में जाता है, ट्राइकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोलस में, ब्रोंकियोलस के आगे एक अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर होता है, उसे एल्वियोलाई कहते हैं। वहीं पर गैसेस एक्सचेंज होती है। जो इनहेलेशन में प्रोसेस होती है, क्या होता है,
इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स्ड, इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स के दरमियान में होती है, तो ये रिलैक्स करती है, यानी कंट्रैक्ट नहीं होती है ये। फिर क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कंट्रैक्ट, रिब केज मूव्स अपवर्ड। अब यहां से ध्यान रखिएगा, रिब केज मूव्स अपवर्ड, जो आपका रिब केज है, यहाँ पर जो पसलियां हैं आपकी, ये ऊपर उठते हैं एंड आउटवर्ड, बाहर भी निकलते हैं। एक तो ऊपर उठती है और बाहर भी निकलते हैं। फिर इससे क्या होता है, इससे ये होता है डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड फ्लैटनेस। जो डायफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट होता है, वो सुगड़ जाता है, और फ्लैटन होता है, वो नीचे की तरफ आता है। वैल्यूम इन थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, इसे कहते हैं हम थोरेसिक कैविटी। जो इसका वैल्यूम है, जो इसका साइज होता है, वो ज्यादा होता है। जब साइज ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन रिच एयर जो यहाँ पर है वो अंदर आता है, वो अंदर आता है ऑक्सीजन रिच एयर। प्रेशर इन एल्वियोलाई डिक्रीजेस, जो एल्वियोलाई हमने अभी कहा है वहां पर प्रेशर कम होता है। फिर क्या होता है आगे, आगे और एक प्रोसेस एयर मूव्स इन, तो इनहेलेशन प्रोसेस होती है। हमने पहले भी कहा है, जो इसका मतलब होता है इनहेलेशन का मतलब यही है कि जो ऑक्सीजन रिच एयर एनवायरनमेंट में है उससे आपको अंदर लेना है, उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन कैसे होती है, जो हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है, इसमें रिब केजेस है, इसमें डायफ्राम है, तो ये स्ट्रक्चर्स हमें जरूरत होते हैं, यही इनहेलेशन प्रोसेस और एक्सहेलेशन प्रोसेस में हमें मदद देते हैं। तो इनहेलेशन में क्या होता है, जो रिब्स होते हैं, हमारा रिब केज मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड फ्लैटनेस, जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आता है, जो डायफ्राम हमारा, इससे क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है इधर लंग में वो इंक्रीज होती है, और एल्वियोला में प्रेशर डिक्रीज होता है, तो एयर अंदर आता है, इनहेलेशन हो जाती है। फिर क्या होता है, डायफ्राम जब नीचे आता है, वैल्यू में थोरेसिक कैविटी या इंक्रीजेस, जो यहाँ पर जो कैविटी होती है, जहां पर जो जगह है जिसका वैल्यू, उसका साइज ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर एल्वियोल में कम होता है, एयर आगे आ जाता है, इनहेलेशन प्रोसेस होती है। जो एक्सहेलेशन में होती है, जिसे हम, जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोल में प्रोड्यूस हुआ है, सेल्स में हुआ है, तो वो एल्वियोल में आ जाता है, वहां से उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर निकालना है एनवायरनमेंट में, उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन में बिल्कुल अपोजिट होता है जो हमने इनहेलेशन में पढ़ा। यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि रिब केज इस्तेमाल होता है, डायफ्राम इस्तेमाल होता है, तो यही इस्तेमाल होते हैं, यही स्ट्रक्चर, इससे जो एक्सहेलेशन होती है। एक्सहेलेशन होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल कंट्रैक्ट, वहां पर हमने पढ़ा था रिलैक्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्सड, वहां पर पढ़ा था हमने कंट्रैक्ट। यहां से आप ध्यान रखिए, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स, जो रिब केज है वहां पर हमने पढ़ा था इनहेलेशन में, रिब केज मूव्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। जो रिब केज होता है यहां पर होता है, जो बोनी स्ट्रक्चर है हमारा, जो लंग्स के ऊपर है, ये डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ आता है, वो अंदर की तरफ आता है। इससे क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्सेस। जो डायफ्राम होता है वो कंट्रैक्ट अब नहीं होता है, वो कंट्रैक्ट नहीं होता है, वो अपनी जगह आता है, जिनके डायफ्राम कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वहां पर हमने कहा था डायफ्राम मूव्स इनवर्ड्स, वो नीचे जाता है ताकि थोरेसिक कैविटी में जो साइज हो वो इंक्रीज हो जाते। यहाँ पर क्या हुआ, वैल्यूम ऑफ थोरेसिक डिक्रीजेस, वहां पर होता था वैल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, तो यहाँ पर प्रेशर इन एल्वियोला इंक्रीजेस, वहां पर होता था प्रेशर इन एल्वियोला डिक्रीजेस। जो प्रेशर होता है एल्वियोला में वो इंक्रीज होना चाहिए, ताकि जो बाहर का प्रेशर है उससे ज्यादा होना चाहिए। फिर क्या होता है, एयर मूव्स आउट, जो हम ये एयर होता है ये बाहर निकलता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकलता है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से रखिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बिल्कुल सेम है। इनहेलेशन में बिल्कुल अपोजिट है एक्सहेलेशन का, और एक्सहेलेशन का बिल्कुल अपोजिट है इनहेलेशन। यहाँ पर जो रिब केज होता है वो मूव्स डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स, जिससे डायफ्राम ओरिजिनल पोजीशन में आता है। फिर क्या होता है, वैल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, थोरेसिक कैविटी जो वैल्यूम होता है, साइज होता है, वो कम होता है, प्रेशर एल्वियोला में ज्यादा होता है, एयर बाहर निकलता है। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती हुई इससे हमारा एक ब्रीथ मुकम्मल हुआ। इस प्रोसीजर के हम ध्यान देंगे। इसे हम जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है उसे हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन भी कहते हैं। यहाँ पर थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड इनहेलेशन में ज्यादा, पर अगर आप सांस लेते हो ज्यादा, अगर आप ट्राई भी करोगे छाती पर हाथ रख के रखोगे तो वहां पर आप सांस जब ज्यादा
सांस ले लोगे तो वहां पर साइज हमारा चेस्ट का इंक्रीज होता है। जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आता है, यानी कि वो डाउनवर्ड होता है, कंट्रैक्ट होता है, नीचे की तरफ आता है, ताकि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, जिससे प्रेशर इन एल्वेओलाई डिक्रीजेस, एयर मूव्स इन। यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन है, यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का जो प्रेशर होता है वो जो एल्वेओलाई का प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, जो थोरेसिक कैविटी की साइज होता है, वॉल्यूम होता है वो कम होता है, जो डायफ्राम होता है वो ओरिजिनल पोजीशन में आता है। तो इससे क्या होता है, आप जो एक्सपायरेशन करते हो, जो स्ट्रक्चर्स हम फिर से रिपीट करेंगे, जो स्ट्रक्चर्स एक्सपायरेशन और इनहेलेशन में होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ प्रोसेस में फर्क है कि रिब केज कैसे मूव होता है, इंटरनल कॉस्टल मसल्स कैसे रिलैक्स और कंट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम कैसे होता है। तो ये प्योरली एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें हमें इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर इनहेलेशन को हम इनस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आप याद रखोगे तो आपको ये खुद समझ आएगा। शुक्रिया।